नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत ने पबजी समेत चीन के 118 और मोबाइल ऐप्स पर लगाया प्रतिबंध। पहले से टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर लगा है प्रतिबंध। मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल को जगह नहीं, सरकार की दलील। कोरोना संकट की वजह से हटाया विपक्ष का हमला। जब बाकी कार्रवाई पहले की तरह है तो क्वेश्चन आवर पर रोक क्यों? अब हिंदी भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा। केंद्र सरकार ने 5 भाषाओं पर लगाई मुहर। उर्दू के अलावा कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी को भी मान्यता। चुनावों से पहले बिहार में दल बदल का दौर जारी। एनडीए में शामिल हुए जीतन राम मांझी। कहा, हम लालू प्रसाद के गलत चक्कर में पड़ गए। और दिल्ली में 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने जा रही मेट्रो के लिए गाइडलाइंस जारी। 12 सितंबर तक चलने लगेंगी सभी मेट्रो। शुरू में सुबह और शाम में 4-4 घंटे ही परिचालन। दिल्ली में 7 सितंबर से फिर से मेट्रो ट्रेन की सेवा शुरू होने जा रही है। पहले फेज में 7 सितंबर को येलो लाइन पर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। दूसरे चरण में 9 सितंबर से ब्लू लाइन, पिंक लाइन पर मेट्रो की सेवा शुरू की जाएगी। तीसरा फेज 10 सितंबर से रेड लाइन, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ लाइनों पर मेट्रो ट्रेन शुरू होगी। केंद्र सरकार ने मेट्रो में सफर करने को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में मेट्रो के एंट्री और एग्जिट गेट्स बंद रहेंगे। मेट्रो में सफर करने के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। हर मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। बिना कोरोना लक्षण वाले लोगों को मेट्रो में सफर करने की इजाजत दी जाएगी। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। प्लेटफॉर्म, मेट्रो के अंदर भीड़ भाड़ नहीं होने दी जाएगी। साथ ही सीमित संख्या में यात्रियों को सफर करने की इजाजत होगी। भीड़ से बचने के लिए मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। समय समय पर पूरे स्टेशन को सैनिटाइज भी किया जाएगा। टोकन काउंटर बंद रहेगा और स्मार्ट कार्ड के जरिए ही लोग सफर कर सकेंगे। नए स्मार्ट कार्ड से ऑटो टॉपअप सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि अगर सरकार को लगा कि भीड़ ज्यादा हो रही है, सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है, तो सरकार इसकी समीक्षा करेगी। इससे पहले बुधवार को दिल्ली सरकार ने 7 सितंबर से मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को एलजी अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि पहले लॉकडाउन के ऐलान के बाद से 25 मार्च के बाद से दिल्ली मेट्रो की सेवा बंद है। The operations are being resumed in a graded manner. I emphasize graded manner. Those metro systems which have more than one line will open different lines starting from 7 September in a calibrated manner so that all corridors become operational by 12 September. The precise details on the manner will depend on a number of factors and we will discuss that shortly. The daily hours of operations may also be staggered initially and these will be increased gradually as we go along with the resumption of full revenue service by 12 September. The frequency of trains will also need to be regulated to avoid passenger overcrowding at stations and in trains. Stations or entry-exit gates in containment zones will remain closed in order to ensure social distancing. Suitable markings at stations and inside trains will be made. Wearing of face masks will be mandatory for all passengers and staff. Metro Rail Corporation may make arrangements for supply of masks on payment basis to the persons who might arrive without masks at the point of entry. All lines will not be opened in one go. Initially we will open, say, line one line, and then gradually we will increase the number of lines. Then in the second way, the hours of operation also will be gradually increased. Initially we will start with less operating hours and then gradually we will increase to make it normal by 12th.
उधर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से एक और नया बदलाव किया गया है। अब केवल उर्दू ही वहां की आधिकारिक भाषा नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा अब हिंदी भी होगी। मोदी कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल 2020 को पारित कर दिया है। जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं होंगी: उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी। इन्हें मान्यता दी गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि लोगों की मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ और उसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेगी। इसकी ये लोगों की मांग पर इसका निर्माण हुआ है। उधर मोदी कैबिनेट ने अधिकारियों के स्किल को बढ़ाने के लिए कर्मयोगी योजना को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कर्मयोगी योजना सरकार की ओर से अधिकारियों का स्किल बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है। कर्मयोगी योजना के तहत सिविल सर्विसेज के लोगों को नई टेक्निक, उनकी क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी, जिसके तहत व्यक्तिगत से लेकर संस्थागत तौर पर विकास किया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक HR काउंसिल बनेगा जो इस पूरे मिशन के तहत नियुक्ति पर फैसला करेगा। साथ ही एक बड़े स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। एक सुधार के तहत राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा का निर्णय हुआ। भर्ती के लिए अनेक परीक्षाएं छात्रों को देनी पड़ती है, उसके एवज में एक ही परीक्षा हो, ये उस निर्णय का मूल अर्थ था। मुझे खुशी है कि पूरे देश भर में उसका स्वागत हुआ। वो भर्ती के पहले का सुधार था, आज भर्ती के बाद का सुधार का निर्णय हुआ है। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। भारतीय संसद के इतिहास में 1952 के बाद पहली बार प्रश्नकाल नहीं होगा। जी हां, कोरोना संकट के बीच 14 सितंबर से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर नहीं होगा। सरकार की तरफ से सदन की कार्यवाही से प्रश्नकाल हटाए जाने की वजह मौजूदा कोरोना संकट बताया जा रहा है। सरकार की दलील है कि प्रश्नकाल के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी मंत्रियों से सवालों से जुड़ी जानकारियां देने के लिए संसद आते हैं। कोरोना संकट में संसद में लोगों की मौजूदगी कम रखने के लिए कदम उठाया गया है। जैसे हमने आपको बताया कि देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल को जगह नहीं मिल रही है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही सुबह 11 बजे पहले घंटे में प्रश्नकाल होता है। इस दौरान विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछता है और सरकार से जवाब मांगा जाता है। टीएमसी समेत कई दलों ने प्रश्नकाल नहीं रखने को लेकर सवाल उठाए हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि जब संसद के बाकी कामकाज के घंटे पहले की तरह समान है तो प्रश्नकाल को क्यों रद्द किया गया। ब्रायन ने आरोप लगाया कि महामारी का बहाना करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए संसद की कार्यवाही में मॉनसून सत्र में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रश्नकाल को रद्द किया गया है, हालांकि शून्यकाल बना रहेगा। शनिवार और रविवार को छुट्टी नहीं होगी। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं कुल 18 बैठकें इसमें होगी। फैसला लिया है उन्होंने, लेकिन ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्वेश्चन आवर का ना होना ऐसे दौर में जब देश में कोरोना ने कितनी जानें ले ली, संक्रमण फैलता जा रहा है, मैनेजमेंट पुअर कहूं तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उससे भी नीचे सरहद के हालात, उसमें प्रश्नकाल को खत्म कर देना एक तरह से समझिए कि संसदीय लोकतंत्र की आत्मा मर जाती है। अब मरी हुई आत्मा के बीच में तब तो ये रिचुअल से ज्यादा कुछ रहा नहीं। 0 आवर को हाफ एन आवर का किया गया है। मैं समझता हूं कि ये इस निर्णय के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ जा सकता।
Not to have question hour in the parliament is a very unfortunate thing, and the government, which is at its worst performance, wants to avoid questioning by the opposition party. Question hour is a right of the opposition members, and the name of COVID, if it is going to be stopped, it is most unfortunate thing. Question hour is a must, and opposition parties must have the right to ask the question. Not to have question hour in the parliament is a very unfortunate thing. उधर पीएम मोदी 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन ऑनलाइन होगा। 75 साल के इतिहास में पहली बार यूएन महासभा के वार्षिक सत्र ऑनलाइन हो रहा है। वैश्विक महामारी के चलते सदस्य देशों के प्रमुख शारीरिक तौर पर सभा में नहीं जुटेंगे। सभी नेता पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो वक्तव्य को ही सौंपेंगे। आपको बता दें कि यूएन महासभा की आम चर्चा 22 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगी। उधर केंद्र सरकार ने एक बार फिर चीन के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए तीसरी बार चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। इस बार लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन पर बैन लगाया है। इस बार जिन चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया उनमें पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप शामिल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। सरकार के मुताबिक ये ऐप भारत की संप्रभुता, रक्षा और राज्यों की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे। इससे पहले लोकप्रिय टिकटॉक समेत चीन के कई ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। जून के आखिर में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि केंद्र सरकार खुद उधार लेकर राज्यों को जीएसटी बकाया दे। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह भी याद दिलाया कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी ने भी जीएसटी लागू करने का विरोध किया था। उन्होंने लिखा कि मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य ऐसे समाधान के लिए सहयोग करेंगे कि सेस संग्रह को 5 साल के बाद तब तक जारी रखा जाए जब तक केंद्र सरकार इस कर्ज का ब्याज सहित पूरा भुगतान नहीं कर देती। हम आपको बता दें कि 5 और मुख्यमंत्रियों ने इस आशय का पत्र पीएम को लिखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखा है।
उन्होंने मांग रखी है कि केंद्र सरकार राज्यों को बाजार से अलग अलग से उधार लेने के बजाय खुद जरूरत के हिसाब से उधार ले। वहीं जीएसटी मुआवजे को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस खत में विजयन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुझाव दें कि जीएसटी का बोझ राज्यों को ट्रांसफर ना किया जाए। ऐसा करने से राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। आपको बता दें कि केरल सरकार की तरह दिल्ली सरकार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकार ने भी केंद्र सरकार के जीएसटी बकाये को लेकर दिए विकल्पों को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि बीती गुरुवार को राज्यों के जीएसटी के बकाये को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक हुई थी। इस बैठक में राज्यों को दिए जाने वाले कॉम्पनसेशन यानी मुआवजे पर केंद्र ने राज्यों को 2 विकल्प दिए थे। पहले विकल्प के तहत आरबीआई के साथ चर्चा कर राज्यों को स्पेशल विंडो मुहैया कराई जाए, जिससे उचित ब्याज दर पर उन्हें 97,000 करोड़ रुपए दिए जाएं। इस रकम का भुगतान 5 साल के बाद भी सेस कलेक्शन से किया जा सकता है। वहीं दूसरा विकल्प ये था कि 2.35 लाख करोड़ रुपए के पूरे कॉम्पनसेशन की भरपाई राज्य आरबीआई की सलाह के साथ खुद करें। आपको ये भी बता दें कि सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी राज्यों को जीएसटी कॉम्पनसेशन के तौर पर कुल 1.65 लाख करोड़ रुपए दिया गया है, जबकि सेस कलेक्शन 95,444 करोड़ रुपए रहा है। वहीं चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी की आशंका जताई गई है। उधर जीएसटी मुआवजे को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। राज्य सरकारें लगातार केंद्र पर जीएसटी का भुगतान करने का दबाव बना रही हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि केंद्र सरकार को जीएसटी लागू होने से राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का पूरा और समय से भुगतान करना चाहिए और केंद्र को जीएसटी का बोझ राज्यों पर डालने की बजाय खुद जिम्मेदारी लेकर इसकी भरपाई करनी चाहिए। मेरा मत इस संदर्भ में स्पष्ट यही है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसको लिख के पत्र निर्मला सीतारमण जी को भेज दिया है कि ये लोन जो लेना है वो केंद्र सरकार को लेना है, क्योंकि जो टैक्स जमा हो रहा है कॉम्पनसेशन सेस के खाते में वो केंद्र सरकार के माध्यम से ही कॉम्पनसेशन सेस के खाते में जा रहा है और एक जगह से लोन लिया जाकर और उसकी भरपाई की जाए, ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए। उधर कोरोना काल में पहली तिमाही में देश की जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट आई है। विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। बेरोजगारी और गिरती जीडीपी को लेकर राहुल गांधी ने 6 पॉइंट्स के ट्वीट के जरिए निशाना साधते हुए कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में 23.9% की ऐतिहासिक भारी गिरावट आई है। देश में 45 सालों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी बकाया नहीं चुका रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण और मौत के मामले भारत में आ रहे हैं। वहीं देश की सीमा पर बाहरी आक्रमण भी हो रहा है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश 40 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी और सबसे बड़ी मंदी की गिरफ्त में है। जहां सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, वहीं आपातकालीन स्थिति के लिए रखे गए पैसे को निकालकर खर्च किया जा रहा है। 23.9% यानी 24% जीडीपी में घाटा हुआ है, ऋणात्मक अप्रैल जून में 2021 में। ये एक ऐसा संदेश है जो बताता है देश के आने वाले दिन कैसे होंगे। 46 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी हमारे सामने है। 40 साल की सबसे बड़ी मंदी की गिरफ्त में हम आ चुके हैं। एक एक करके वो संस्थान जो बनाए थे देश ने बेचे जा रहे हैं। उधर मोरेटोरियम अवधि के विस्तार और ब्याज पर ब्याज नहीं लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई गुरुवार 2 बजे तक के लिए टल गई है। इसके पहले याचिकाकर्ता के वकील सिब्बल ने कहा कि कल सरकार ने आंकड़े जारी किए कि किस तरह महामारी ने विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है। निर्माण क्षेत्र में 50% नकारात्मक वृद्धि रही है। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बड़े खातों के मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। हम चाहते हैं कि मोरेटोरियम अवधि का विस्तार किया जाए और ब्याज पर ब्याज नहीं लगने दिया जाए। विशेषज्ञ समिति को एक क्षेत्रवार योजना तैयार करनी चाहिए।
वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जज यहां पर हैं, हम सब यहां हैं, इस संकट का समाधान करने के लिए ही हैं। मेहता ने कहा कि अधिकांश अर्थव्यवस्था बड़ी कंपनियों पर नहीं बल्कि छोटे व्यवसायों पर चलती है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए का दामन थाम लिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी अब एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीटों के बारे में मांझी ने कहा कि बैठकर वो बातचीत करेंगे, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो सबके सामने होगा। फिलहाल अभी सीटों के बारे में कुछ बातचीत नहीं हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में मांझी 15 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी को 9 से 12 सीटें दी जा सकती हैं। मांझी 2015 में विधानसभा की 35 सीटों पर किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन एनडीए ने उन्हें 21 सीटें दी थी। 21 सीटें मिलने से नाराज मांझी ने उस वक्त कहा था कि यदि उन्हें 35 सीटों पर किस्मत आजमाने का मौका मिलता तो पार्टी के प्रदर्शन का फायदा एनडीए को होता। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद मांझी के दावे खोखले साबित हुए थे। मांझी अपनी पार्टी से जीतने वाले एकमात्र प्रत्याशी थे। नीतीश कुमार जी के जदयू पार्टी का एक अंग हो करके, यानी कि एलाई हो करके हम उनके साथ रहने का इरादा किया है। मर्जर की बात हमारे लोग नहीं करते थे, इसीलिए मर्जर की बात नहीं आई है। हम उनके साथ एलाई के रूप में काम करेंगे। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान किसानों की फसल बीमा जमा करने का दावा कर रहे हैं, जो कि गलत है। सज्जन वर्मा ने कहा कि 2019 की फसल बीमा कमलनाथ सरकार ने जमा किया। उन्होंने शिवराज सिंह पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। 2019 का बीमा राशि 525 करोड़ रुपए कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बीमे की राशि भरी। आपने घोषणा की कि मैं 4,500 करोड़ रुपए बीमे की राशि किसान भाइयों आपके खाते में 6 सितंबर को भेज दूंगा। अपने बेटे के कार्तिक के सर पे हाथ रख के कसम खा लो, ये राशि कमलनाथ की डाली हुई है या तुम्हारे द्वारा भरी गई, तुम्हारी सरकार के द्वारा। इतना बड़ा झूठ बोल के मध्य प्रदेश के किसानों को छलो मत। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की गोधन न्याय योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ग्रामीणों से गोबर खरीद रही है, वहीं मवेशियों को भी लोग पालने लगे हैं। भटगांव के डोरेलाल के मुताबिक वो इस योजना के तहत गोबर बेचकर रोजाना 300 से ज्यादा रुपए कमा रहे हैं और उनकी आर्थिक तंगी भी दूर होने लगी है। डोरेलाल की देखा देखी गाँव के दूसरे युवक भी सामने आ रहे हैं और वो इस रोजगार योजना से जुड़ने लगे हैं। डोरेलाल की मेहनत की सराहना अधिकारी भी कर रहे हैं। इसमें शासन का जो है 2 रुपये प्रति किलो है। अब जैसे मैं 150 किलो बेचता हूँ तो 300 रुपये का मेरा 2 से 2.5 घंटे में इनकम व्यवसाय हो जाता है। इसी से मेरा मजदूरी चलता है। इलेक्ट्रिक बाइक जिसे कहते हैं, इस व्यवसाय के लिए मैं खरीदा हूँ। अभी उसको अभी कीचड़ विचड़ ज़्यादा हो जाता है, उसको अभी गोस्थान तक लाया नहीं हूँ। प्लस मैं उसी के गोबर के डाउन पेमेंट से बाइक लिया हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी पहल है कि लोगों को गोबर के बदले में उनको राशि का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही साथ इसे आगामी दिनों में गोबर से जो खाद बनेगा
वर्मी खाद बनेगा वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खाद होगा और उससे ऑर्गेनिक खेती की दिशा में हमारा प्रदेश अग्रसर होगा। उधर पटना में शिक्षकों ने अनुदान की जगह वेतनमान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजभवन तक कफन मार्च निकाल रहे शिक्षकों को जाप नेता पप्पू यादव ने भी अपना समर्थन दिया। वहीं राजभवन की तरफ जा रहे शिक्षकों को पुलिस ने रोका। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। बाद में सख्ती बढ़ाते हुए पुलिस ने और प्रदर्शनकारियों को वापस कर दिया। मांग है कि अनुदान के बदले वेतनमान दिया जाए। हम लोग 38 साल से बीत रही शिक्षा नीति को झेल रहे हैं। पैसा दे करके बहाल हुए और बिना पैसा के हमारे सैकड़ों कर्मचारी अवकाश प्राप्त कर गए। हजारों लोग समुचित इलाज के अभाव में मर गए। कोरोना जैसे महामारी में 44 कर्मचारी हमारे मर गए। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग सब जगह लिखा पढ़ी किए, मंत्री सांसद विधायक सबका घेराव किए, सब जगह मेमोरेंडम दिए। आज से चल रहा है। लालू यादव ने दगा किया, नीतीश कुमार ने दगा किया, अब बुद्धिजीवी को कोई लोग मार ही रहा है, दगा कर ही रहा है। आज से है। हम वेतनमान की मांग कर रहे हैं। अनुदान हमको नहीं चाहिए। ये बिहार के निर्माण करने वाले लोग हैं। उधर बिहार में बेरोजगारी की समस्या को लेकर यूथ कांग्रेस ने पटना के सदाकत आश्रम में युवा पंचायत की। आपको बता दें कि देश और राज्य में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या और 5 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर जल्द बहाली की मांग को लेकर युवा पंचायत की गई, जिसमें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है। मोदी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की थी, पर नौकरी पाए लाखों लोगों को उल्टे नौकरी से हटा दिया गया। 2 करोड़ लोगों को सालाना नौकरी देने का वादा किया। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो 2 करोड़ लोगों को छटैया कर दिया। दूसरे राज्य में तो शिक्षकों का जो डिमांड है, युवाओं का जो डिमांड है, उसको पहले पूरा किया जाए। राहुल गांधी जी की भी ये मंशा है कि शिक्षकों का जो डिमांड है उसको अतिशीघ्र पूरा किया जाए। छत्तीसगढ़ में विकास के दावे कितने हवा हवाई हैं, इसकी एक और बानगी सामने आई है। जशपुर के जबला गांव में सड़क नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत होती है। हालात कितने भी गंभीर हो, गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। एक गर्भवती महिला को जब डिलीवरी पेन हुआ तो गांव वालों ने जुगाड़ के जरिए महिला को तकरीबन 5 किलोमीटर दूर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाया। उधर पिथौरागढ़ में तिब्बत सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों ने मानवता की मिसाल कायम की है और एक मृतक के शव को अपने कंधों पर उठाकर 25 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाया। जवानों को कठिन पहाड़ी रास्ते से शव को परिजनों तक पहुंचाने में 8 घंटे का वक्त लगा। दरअसल बुगदयार के नजदीक सीमांत गांव सिवनी में एक स्थानीय शख्स का शव पड़ा होने की सूचना के बाद आईटीबीपी के जवान वहां पहुंचे और शव को परिजनों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। बरसात के कारण रास्ता बेहद खराब था, लेकिन जवानों ने सावधानी पूर्वक रास्ता तय किया। इस नेक काम में 8 जवानों ने हिस्सा लिया और मृतक के शव को परिजनों तक पहुंचाया, जहां बंगा पानी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।